नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम कोशिका के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं। तो याद रखना है, जो कोशिका का अध्ययन है इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो कोशिका सिद्धांत है ना दोस्तों, ये किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दिया? तो कोशिका का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की मूल इकाई किसने कहा? तो याद रखना है, जिन दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान है, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही क्या बताया कि भाई जो कोशिका है, ये कोशिका जीवन की मूल इकाई है, मूल इकाई है। और इन्होंने इसमें एक और बात कही दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी नई कोशिका बनती है ना, जितनी भी नई कोशिका बनती है, ये पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, कोशिका को जीवन की मूल इकाई और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है दोस्तों पुरानी कोशिका, पुरानी, या फिर इसी को कहा जाता है आदिम कोशिका। और जो पुरानी या आदिम कोशिका होती है ना दोस्तों, ये अल्प विकसित होती है। और अल्प विकसित होती है ना, तो इसमें जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक स्पष्ट उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, और उपस्थित भी होता है तो स्पष्ट नहीं होता है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह। या फिर एग्जाम में पूछ सकता है, पावर हाउस ऑफ कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला, राइबोसोम किसके लिए उत्तरदायी है? अब दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये जो राइबोसोम है ना दोस्तों, ये राइबोसोम क्या करते हैं? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना। और दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो सबसे छोटा कोशिकांग अगर आपसे पूछे तो ये कौन सा है? तो ये राइबोसोम है। और राइबोसोम क्या काम करता है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है। अगला, कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है दोस्तों, क्या होता है कि ये जो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है ना, इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड को ही क्या कहा जाता है? वसा कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, वसा आ जाए, लिपिड आ जाए, तो वसा और प्रोटीन की बनी होती है आपकी कोशिका झिल्ली। अगला, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो लाइसोसोम है ना, इसे कोशिका की आत्मभक्षी अंग कहा जाता है, या फिर इसी को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। तो कुछ भी याद आए, आत्मभक्षी अंग या आत्मघाती थैली, दोनों का ही आंसर क्या आएगा? तो दोनों का ही आंसर लाइसोसोम आएगा। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये लाइसोसोम अलग है और राइबोसोम अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगला, गोल्जी काई मुख्य कार्य क्या है? अब ये जो गोल्जी काई होता है ना दोस्तों, ये क्या काम करता है? तो पैकेजिंग और स्त्रवण का काम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पैकेजिंग और स्त्रवण का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो गोल्जी काई के द्वारा किया जाता है। अगला, सेंट्रियोल किसमें अनुपस्थित होते हैं? सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तारक काई। क्या होता है? तारक काई। और ये जो तारक काई होते हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सूक्ष्म नलिका किससे बनी होती है? तो ये जो सूक्ष्म नलिका होती है ना दोस्तों, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से आपकी सूक्ष्म नलिका बनी होती है। अगला, पादप कोशिका में अतिरिक्त परत क्या कहलाती है? अब देखो, अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो जो जंतु कोशिका होती है, इस जंतु कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ना, इसमें सबसे भारी परत होती है कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। और सिर्फ इसमें एक ही परत आपको दिखाई देती है। लेकिन जैसे आप पादप कोशिका देखोगे, तो पादप कोशिका में क्या होता है दोस्तों? तो दो परत दिखाई देगी। एक तो सबसे भारी परत होगी और एक सबसे अंदर की परत होगी। तो जो भारी परत होती है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। और इसके अंदर सेम जो परत है उसे झिल्ली कहा जाता है। तो झिल्ली कहा जाता है। तो ये जो कोशिका भित्ति है ना दोस्तों, ये पादप कोशिका की सबसे भारी परत होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णन पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। अगला,
कोशिका में डीएनए निर्माण का स्थल क्या है? देखो, कोशिका में जो डीएनए का निर्माण होता है ना दोस्तों, ये कहाँ पर होता है? तो ये केंद्रक में होता है, केंद्रक में होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट लगाकर लिखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। अगला, आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो डीएनए का निर्माण तो केंद्रक में हो गया, आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो ये न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखो, सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछे ना आपसे, तो सबसे बड़ी कोशिका आपको बताना है शुतुरमुर्ग कांडा। शुतुरमुर्ग कांडा। और अगर जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग कांडा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी मानव की कोशिका कौन सी है, तो ये अंडाणु हो जाएगा। मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु हो जाएगा। और मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये शुक्राणु हो जाएगा। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ओवरऑल सब जीव जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा है। इस स्लाइड में आपका छोटा बड़ा पूरा कवर हो जाएगा, छोटा बड़ा कंप्लीट है। अब यहाँ पर सबसे छोटी बड़ी कोशिका तो हो गई। अब बात आती है दोस्तों कोशिकांग की। ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। कोशिकांग भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भाई अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, सबसे छोटा कोशिका का अंग कौन सा है, तो ये राइबोसोम है। कौन सा है? राइबोसोम है। राइबोसोम है। और अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो ये आपको केंद्रक बताना है। और ये केंद्रक क्या करता है दोस्तों? पूरी कोशिका को नियंत्रण का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। अगला, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला, पादप कोशिका में भोजन संग्रहण कहाँ होता है? तो वो जो पादप कोशिका, इसमें जो भोजन संग्रहण होता है ये वैक्यूल्स में होता है। कहाँ होता है? वैक्यूल्स में। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। देखो, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, मैंने अभी आपको बताया कि जो पुरानी कोशिका या आदिम या प्राचीन कोशिका होती है, ये प्रोकैरियोटिक कहलाती है। और ये एक तो बैक्टीरिया में पाई जाती है और एक आपका कवक में पाई जाती है। दोनों उदाहरण आपको याद रखना है, बैक्टीरिया और कवक में पुरानी आदिम प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीव का पहला उदाहरण किसने खोजा? तो वोल्वोक्स जो नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने बहुकोशिकीय जीव का पहला उदाहरण खोजा, वोल्वोक्स नामक वैज्ञानिक ने। अगला, केंद्रक का नियंत्रण किस पर होता है? देखो, ये जो केंद्रक है ना दोस्तों, ये केंद्रक क्या करता है? पूरी कोशिका पर जो नियंत्रण है, ये कोशिका की जितनी भी क्रिया है या कोशिका पर नियंत्रण है, ये कौन करता है? तो केंद्रक करता है। अगला, नाभिकीय झिल्ली किस प्रकार की होती है? देखो, नाभिकीय झिल्ली जो होती है ना दोस्तों, ये द्विस्तरीय होती है। द्विस्तरीय होती है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे कोशिकांग है जिनमें दो स्तर पाए जाते, दो स्तर पाए जाते। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्तों? तो इसमें भी दो परत पाई जाती है, दो परत पाई जाती है। एक आपको याद रखना है दोस्तों केंद्रक, ये जो केंद्रक है इसमें भी दो परत पाई जाती है। और एक आपको याद रखना है दोस्तों लवक, 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 या फिर इसको कहा जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये इसमें भी क्या पाई जाती है? तो इसमें दो परत पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और क्लोरोफिल, ये तीन ऐसे कोशिकांग है जिसमें द्विस्तर पाया जाता है, ये दो स्तर के होते हैं। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस प्रकार का होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है ना दोस्तों, ये वृत्ताकार होता है। अब एक चीज याद रखना है, डीएनए का निर्माण तो केंद्रक में होता है, डीएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना दोस्तों, इसके पास खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पादप कोशिका में किस अंग की अधिकता होती है? तो याद रखना है, जो पादप कोशिका है इसमें क्लोरोप्लास्ट की अधिकता होती है, क्लोरोप्लास्ट की अधिकता होती है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया? तो ये जो कोशिका झिल्ली है ना दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली का जो मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था वसा और प्रोटीन की बनी होती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई कोशिका झिल्ली का एक और मॉडल क्या है, तो याद रखना है दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आपसे पूछे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है, तो ये जो मॉडल है ना दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली से संबंधित है। अगला,
क्लोरोप्लास्ट का अर्ध स्वायत्त होना किसका कारण है? देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना दोस्तों, इसको अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों ये जो एटीपी है ना, इसका निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और याद रखना है दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें जो ऊर्जा संग्रहित होती है, ये ऊर्जा संग्रहित एटीपी के रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है, और इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला, कोशिका झिल्ली को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जो लाइपेज एंजाइम है, ये कोशिका झिल्ली को तोड़ने वाला एंजाइम है। इंपोर्टेंट याद रखना है। पादप कोशिका में रंग भंडारण कौन करता है? तो जो पादप कोशिका होती है, इसमें रंग भंडारण कौन करता है? तो ये प्लास्टिड करते हैं, प्लास्टिड करते हैं। अब एक और इंपोर्टेंट चीज याद रखना है, ये जो पौधे होते हैं ना दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक तो आपका वर्णी लवक हो जाता है, वर्णी लवक हो जाता है, वर्णी लवक हो जाता है। एक आपका आवर्णी लवक हो जाता है, आवर्णी लवक हो जाता है। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, हरित लवक, हरित लवक। ठीक है, 3 प्रकार के लवक आपके पौधों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक क्या करता है दोस्तों? जितने भी आपके फूल और फल है, इनको रंग देता है। आवर्णी लवक जो होता है ना दोस्तों, ये जड़ों में पाया जाता है, रंगहीन होता है, जड़ों में पाया जाता है। और जो हरित लवक है ना दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। तो तीनों वर्णक आपको याद रखना है, ये आपके इंपोर्टेंट है। अगला, श्वसन क्रिया का मुख्य स्थल क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, जो श्वसन क्रिया है ना, इसका मुख्य स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जैसे हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैटाबोलिक प्रक्रिया चलेगी, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो याद रखना है, श्वसन क्रिया का मुख्य जो स्थल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला, पादप कोशिका की मृत संरचना कौन सी है? तो जो कोशिका भित्ति है ना दोस्तों, ये पादप की सबसे बाहरी भित्ति होती है और ये मृत संरचना होती है। अगला, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो मैंने अभी आपको बताया, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, और राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये विर्चो के द्वारा दिया गया। अब इनका नाम पूरा याद रखना, रूडोल्फ विर्चो। क्या है? रूडोल्फ विर्चो जो है, इन्होंने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया। डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है? तो केंद्रक में होती है। डीएनए की प्रतिकृति कहाँ होती है? केंद्रक में। आरएनए के कितने प्रकार है? इंपोर्टेंट याद रखना है, आरएनए के 3 प्रकार है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है। अगला, न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? तो जो न्यूक्लियोलस है दोस्तों, ये क्या काम करता है? तो राइबोसोम का निर्माण करता है। और राइबोसोम क्या करता है दोस्तों? तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। कौन सा अंग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रियोल, कोशिका भित्ति। ठीक है, सॉरी, सेंट्रियोल मतलब तारक काई, तारक काई। और तारक काई के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो तारक काई है सिर्फ और सिर्फ पशु कोशिका या जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं। अगला, आरएनए किसमें नहीं होता? तो आरएनए जो है दोस्तों, ये लाल रक्त कणिका या आरबीसी में आरएनए नहीं होता है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक और चीज, कि सबसे पहले कोशिका किसने देखी, या फिर आपसे पूछे कि भाई कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो याद रखना है, जो रॉबर्ट हुक है ना, इन्होंने कोशिका की खोज की। और कब की? तो 1665 में। ये सन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। और अगर आपसे पूछे कि भाई रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका देखी थी, तो ये मृत कोशिका देखी थी, मृत कोशिका देखी थी। और कहाँ पर देखी थी? तो ये एक कॉर्क पर देखी थी, मतलब पेड़ की छाल पर देखी थी। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ये एंटनी लुएनहोक के द्वारा की गई दोस्तों। और कब की गई? तो ये 1674 में की गई, 1674 में। और इन्होंने जीवित कोशिका को कहां पर देखा? तो इन्होंने पानी में देखा, पानी में देखा। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, और हर वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, कि पादप कोशिका में जल व लवण का संग्रहण कहाँ होता है? तो जो पादप कोशिका होती है, इसके जो वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर जल और लवण का संग्रहण होता है। जीवों में सबसे प्राचीन कोशिका किस प्रकार का है? तो मैंने बताया था, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये प्राचीन या आदिम कोशिका होती है, और इसके जो कोशिकांग होते हैं ये अर्धविकसित होते हैं। श्वेत रक्त कोशिका की आयु कितनी होती है? श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC। और WBC क्या काम करती है दोस्तों? तो ये हमारी रोगों से रक्षा करती है, रोगों से रक्षा करने का काम WBC करती है। और इनका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है।
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी मोस्ट इंपोर्टेंट, जीवन काल 120 दिन। किसे सुसाइड बेग कहा जाता है? देखो, सुसाइड बेग मतलब होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बेग कहा जाता है। अब ये जो लाइसोसोम है ना, ये क्या काम करता है कि जैसे ही कोशिका का जीवन काल कंप्लीट हो जाता है तो ये कोशिका को समाप्त करने का काम करता है, और इसीलिए कोशिका का सुसाइड बेग या आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आत्मघाती थैली आपका किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, डीएनए की संरचना किसने बताई? तो डीएनए की जो संरचना है दोस्तों, ये किसके द्वारा बताई गई? ये वाटसन और क्रिक के द्वारा बताई गई। और वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की संरचना दी ना, ये कैसी दी? तो द्विहेलिक्स दी। द्विहेलिक्स संरचना किसने दी? तो ये वाटसन और क्रिक ने दी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की परत को क्या कहते हैं? अब ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर हम देखें कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस प्रकार से एक संरचना बनी होती है, और इस संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्रिस्टी। और इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। इस द्रव को क्या कहा जाता है? तो इस द्रव को कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके पास एक तो खुद का डीएनए होता है, और इसके पास में खुद के राइबोसोम होते हैं, खुद के राइबोसोम भी होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। और अगर आपसे पूछे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई, तो सी बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और इसकी जो बाहरी परत होती है या उभार वाली संरचना होती है, इसे क्रिस्टी कहा जाता है, और इसमें मैट्रिक्स द्रव भरा होता है। अगला, किस कोशिकांग में केंद्रक अनुपस्थित होता है? अब एक चीज याद रखना है कि जो आपकी आरबीसी होती है ना, लाल रक्त कणिका, इस आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। मतलब ऐसी कोशिका है ये जिसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो अपवाद भी है इसके। एक तो आपका ऊंट हो गया, और एक आपका लामा हो गया। ऊंट और लामा दो ऐसी प्रजाति है, ये दो ऐसे जानवर है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये दोनों अपवाद भी आपको याद रखना है। वैसे तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का तरल भाग क्या कहलाता है? तो क्लोरोप्लास्ट अगर आप देखोगे ना दोस्तों, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसमें कुछ इस प्रकार से तरल द्रव भरा होता है, और इस तरल द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसको स्ट्रोमा कहा जाता है, स्ट्रोमा। अगला, केंद्रक के बाहर का द्रव्य क्या कहलाता है? अब यहाँ पर दो तीन चीजें हम कवर करेंगे। केंद्रक के बाहर का द्रव क्या कहलाता है? इंपोर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा कोशिका है, और इस कोशिका के सबसे बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको केंद्रक दिखाई देगा, और इस केंद्रक में एक द्रव भरा होता है जिसको कहा जाता है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव्य इसको बोला जाता है। और इस केंद्रक के बाहर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, और इस द्रव को नाम दिया गया है क्या? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। और ये जो कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक द्रव्य है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई जीव द्रव्य किससे मिलकर बनता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। और ये जो जीव द्रव्य, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज पुरकिंजे के द्वारा की गई। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की, जो कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम कौन से पाए जाते हैं? तो याद रखना है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ऑक्सीडेंटिव एंजाइम पाए जाते हैं। ऑक्सीडेंटिव एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? देखो, ये जो डीएनए और आरएनए में दो प्रमुख अंतर होते हैं। एक तो शर्करा का अंतर होता है, और एक आपका क्षार का अंतर होता है। ये अंतर हम कैसे समझेंगे? तो देखो, जो डीएनए है ना, इस डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है, और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये राइबोज शर्करा होती है। तो मतलब ये तो हो गया आपका शर्करा का अंतर हो गया। मतलब डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में राइबोज शर्करा। जबकि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? तो जो यूरेसिल क्षारक है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। ये यूरेसिल क्षारक किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। और जो आरएनए है, इस आरएनए की हम बात करें तो इसमें थाइमिन क्षारक नहीं पाया जाता है। और ये थाइमिन क्षारक किस में पाया जाता है? तो डीएनए में पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए में दो अंतर है, एक तो आपका शर्करा का और दूसरा क्षारक का। अगला, साइटोप्लाज्म में किसका निर्माण होता है? तो जो साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला, किस अंग को कोशिका का डाकघर कहते हैं? तो देखो,
जो गोल्जी इकाई है ये क्या काम कर रहा है, तो ये गोल्जी इकाई पैकेजिंग का काम कर रहा है, पैकेजिंग का काम कर रहा है। और एक ये किसका काम कर रहा है, तो स्त्रवण का काम कर रहा है, स्त्रवण का काम कर रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का डाकघर कहा जाता है। किस कोशिका में सबसे अधिक लिपिड पाया जाता है, तो जो मस्तिष्क की कोशिका होती है, इस मस्तिष्क की कोशिका में सबसे अधिक लिपिड पाया जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल या तंतु किससे बनते हैं, तो ये सूक्ष्म नलिका से बनते हैं। सूक्ष्म नलिका से स्पिंडल या तंतु बनते हैं, याद रखना है कोशिका विभाजन के दौरान। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि डीएनए का कार्य क्या है। देखो डीएनए का कार्य क्या है, तो वंशानुक्रम सूचना संग्रहण करना, मतलब जो लक्षण है वो एक वंश से दूसरे वंश में पहुंचाना डीएनए का काम है। जबकि आरएनए का काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है आरएनए। अगला, जीवाणु कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। देखो जो जीवाणु कोशिका भित्ति, अब यहाँ पर दो तीन चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगा। यहाँ पूछा है कि जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है ना, ये जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है, तो ये पेप्टोग्लाइकन के द्वारा बनती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा जीवाणु की कोशिका भित्ति बनती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई पादप की कोशिका भित्ति किससे बनती है, तो मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज से बनती है। सेल्यूलोज से मिलकर पादप की कोशिका भित्ति बनती है। और अगर आपसे पूछे कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनती है। काइटिन से बनती है कवक की कोशिका भित्ति। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति जीवाणु में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है और कवक में पाई जाती है। जीव जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो तीनों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, किस कोशिका अंग को अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना दोस्तों, और जो क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों के पास में खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम होते हैं और खुद का द्रव्य इनके पास होता है, तो इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। अगला, कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे तो सबसे अधिक प्रोटीन भी यहीं पाए जाएंगे। अगला, आरएनए वायरस का उदाहरण है। देखो आरएनए वायरस कौन सा होता है दोस्तों, तो ये याद रखना है जो एचआईवी है ना, ये एचआईवी एक प्रकार का आरएनए वायरस है। और ये एचआईवी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो जो एड्स की बीमारी है ये एचआईवी नामक वायरस से होती है और ये एचआईवी आरएनए प्रकार का वायरस है। लिपिड संश्लेषण कहाँ होता है, अब देखो दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना दोस्तों, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, इसमें क्या होता है, तो इसमें वसा का संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण होता है, इसीलिए चिकनी या स्मूथ होती है। जबकि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, इसको खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, खुरदुरी। और खुरदुरी क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं, इसीलिए ये खुरदुरी होती है। और ये जो राइबोसोम है ये क्या काम करते हैं, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो जो खुरदुरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन संश्लेषण करेगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या वसा का संश्लेषण करेगी। अगला, किस संरचना को एटीपी फैक्ट्री कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, इसीलिए एटीपी फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए वायरस का उदाहरण कौन सा है, तो जो एडेनो वायरस है, ये एडेनो वायरस एक प्रकार का डीएनए वायरस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एचआईवी वायरस आरएनए प्रकार का है और डीएनए प्रकार का एडेनो वायरस है। अगला, किस कोशिका में केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियोइड होता है, तो याद रखना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये पुरानी कोशिका होती है, इसमें केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियोइड होते हैं और ये पुरानी होती है। अगला, क्लोरोप्लास्ट में सिक्का नुमा संरचना क्या कहलाती है। देखो क्लोरोप्लास्ट में कुछ इस प्रकार से एक के ऊपर एक सिक्कों की तरह ढेर जैसी संरचना बनी होती है और इसे कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है, ग्रेना। डीएनए प्रतिकृति किस अवस्था में होती है, देखो जब भी कोशिका का विभाजन होता है ना, तो कोशिका के विभाजन में एक अवस्था आती है एस चरण, और एस चरण अवस्था को ही क्या कहा जाता है, अंतरावस्था। और इसी अंतरावस्था में क्या होता है दोस्तों, तो डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए की प्रतिकृति किस अवस्था में होती, तो अंतरावस्था या एस चरण में। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा अंग कौन सा है कोशिकांग, तो मैंने आपको बता दिया राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का अंग है, तो द्विस्तरीय झिल्ली वाला अंग है। मैंने द्विस्तरीय झिल्ली वाले तीन अंग आपको बताए, तीनों के नाम आपको याद रखना है। एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक आपको याद रखना है दोस्तों केंद्रक, केंद्रक, और एक आपको याद रखना है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लोरोफिल या हरित लवक। अगला, केंद्रक का रासायनिक संगठन क्या है। देखो ये जो केंद्रक है ना दोस्तों, इसमें क्या क्या भरा होता है ये चीज आपको बताना है। तो इसमें एक तो डीएनए, एक आपका प्रोटीन और एक आपका आरएनए, ये तीन चीज होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि केंद्रक में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये आपको याद रखना है, केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। अगला, लाइसोसोम एंजाइम है, याद रखना है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम एक प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जैसे अगर देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन संश्लेषण भी होता है और उसके बाद में वसा और लिपिड का संश्लेषण भी होता है, तो ये पदार्थों का परिवहन करता है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया, पुरानी या आदिम कोशिका प्रोकैरियोटिक है और इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला, यूकेरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? तो यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में याद रखना है दोस्तों, ये नवीन कोशिका है, नवीन कोशिका होती है और इसमें जो सारे कोशिकांग होते हैं ये बिल्कुल सुविकसित होते हैं। तो इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन सा प्लास्टिड भंडारण करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भंडारण का काम करता है। कौन सा प्लास्टिड रंग प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। मैंने आपको बताया था वर्णी लवक, तो ये वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि रंग प्रदान करता है। डीएनए का आविष्कारक कौन है? देखो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये आपका दिया था, सॉरी, डीएनए का आविष्कार किसने किया? तो ये डीएनए का आविष्कार फ्रेडरिक मिशर ने किया। लेकिन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आविष्कार फ्रेडरिक मिशर और अगर द्विहेलिक्स मॉडल पूछे तो वाटसन क्रिक। किस कोशिका में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? तो हृदय की जो पेशिका होती है इसमें सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अगला, डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? तो मैंने अभी आपको बताया, वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई। केंद्रक का विघटन कब होता है? याद रखना है, जब कोशिका का विभाजन होता है ना दोस्तों, तब दो तीन अवस्था बनती है। एक प्रोफेज अवस्था बनती है, इस प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? तो केंद्रक का विघटन होता है। एक माइटोटिक विभाजन होता है, इसमें क्या होता है? जो कोशिका होती है उसका सामान्य विभाजन होता है। एक मियाटिक विभाजन होता है, तो मियाटिक विभाजन में क्या होता है? मियोटिक विभाजन में जो गुणसूत्र की संख्या है ये आधी हो जाती है। तो गुणसूत्र की संख्या किस विभाजन में आधी होती है? तो मियोटिक में होती है। और मायोटिक में क्या होता है? तो ये सामान्य कोशिका विभाजन होता है। और एक होता है साइटोकाइनेसिस विभाजन। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये सारी की सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, किस प्रक्रिया में कोशिका पदार्थ को अंदर लेने का काम करती है? तो याद रखना है, जो कोशिका है ना, ये एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है, ये एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया में पदार्थ को अंदर लेती है, ठीक है। सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? तो स्पिंडल का निर्माण करता है। सेंट्रियोल क्या करते हैं? स्पिंडल का निर्माण करते हैं। लिपिड द्विपरत किसका भाग है? तो याद रखना है, जो कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली लिपिड की द्विपरत होती है। जिन कहाँ स्थित होते हैं? अब देखो, ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए कहाँ होता है? तो ये केंद्रक में होता है। और इसी डीएनए के जो खंड होते हैं, डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। तो जीन कहाँ होते हैं? डीएनए में होते हैं। अगला, वहां प्रक्रिया जिसमें कोशिका पदार्थ को बाहर निकालती है। देखो, कोशिका अगर पदार्थ को बाहर निकाल रही है तो उसे कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस, और अगर अंदर ले रही है तो उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने सेल या कोशिका से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा की है। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम ऊतक से संबंधित क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से पूरी साइंस को टॉपिक वाइज कवर करेंगे ताकि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में से अच्छे स्कोर यहाँ पर आपका साइंस में हो पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।